जय हिंद साथियों। आज हम अपने 9 फरवरी के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक जो होता है हमारा हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं, अगर आप एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में 30% से अधिक 30 से 40% तक भूमिका जो रहती है केवल करंट अफेयर की रहती है। तो हम आपके लिए वही क्वेश्चंस लाते हैं जो आपके पैटर्न बेस्ड होते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप हमारे साथ 25 से 30 मिनट तक बने रहिए, मैक्सिमम 30 मिनट तक, और आनंद उठाइए। करंट अफेयर फिर समझ लीजिए, उसकी चिंता आप भूल जाइए। पहला क्वेश्चन है आज का, 2 देशों के लिए टेस्ट शतक जड़ने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं गैरी बैलेंस। कौन बने हैं? गैरी बैलेंस। जिम्बाब्वे हरारे में इनका जन्म हुआ था। हरारे। इन्होंने किसके लिए? इन्होंने जिम्बाब्वे के लिए अब खेला है बाद में। पहले इन्होंने किसके? इंग्लैंड के लिए पहले इंग्लैंड के लिए पहले जिम्बाब्वे में खेला था, फिर इंग्लैंड खेलने चले गए। इंग्लैंड के लिए 4 शतक जड़े। 4 शतक लगाए। और फिर अब 2022 में पुनः जिम्बाब्वे के लिए खेलने का निर्णय लिया। जिम्बाब्वे के लिए खेलने का निर्णय लिया और अब शतक लगाया है। कब? फिर इन्होंने क्या किया? अब शतक लगाया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक लगाया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक लगाया। तो ये शतक हुआ और 4 इंग्लैंड के लिए शतक लगाए हैं। तो 2 दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले, टेस्ट शतक जड़ने वाले। गैरी बैलेंस, नाम ही बैलेंस है तो दोनों देशों को बैलेंस करके चलते हैं। तो इन्होंने कब पदार्पण किया था? और कौन है पहले? वो है केपलर वेसल्स, साउथ अफ्रीका। पहले खिलाड़ी कौन थे? तो दूसरे बने। पहले खिलाड़ी कौन थे? साउथ अफ्रीका के केपलर वेसल्स। ये जो हैं पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल के 4 टेस्ट शतक लगाए थे और वनडे में 1 शतक, और फिर दक्षिण अफ्रीका की ओर से 2 टेस्ट शतक लगाए उन्होंने। पहले ऑस्ट्रेलिया से खेलकर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ टीम से खेलकर, मतलब 4 टेस्ट शतक लगाए और 1 वनडे ओडीआई शतक लगाया। फिर 1992 से 1994 साउथ अफ्रीका की तरफ से खेला। साउथ अफ्रीका की ओर से 2 शतक लगाए, टेस्ट शतक। तो ये पहले खिलाड़ी बने। कौन बने पहले खिलाड़ी? दक्षिण अफ्रीका के केपलर वेसल्स पहले खिलाड़ी, और गैरी बैलेंस है ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्यूआर आधारित कॉइन वेंडिंग होना चाहिए। कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करेगा। कौन लॉन्च करेगा? कॉइन है। कॉइन समझ लीजिए। क्यूआर आधारित कौन लॉन्च करेगा? आरबीआई लॉन्च करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का बैंकों का बैंकर्स, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ये आरबीआई जो है ये लॉन्च करेगा क्यूआर आधारित वेंडिंग मशीन। पहले ये कितने शहरों में लॉन्च करेगा?
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले लॉन्च करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले इसका ये लॉन्च करेगा कुछ शहरों में, लगभग मतलब 19 शहरों में ये लॉन्च करने की इसकी योजना है। तो ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, 12 शहरों में 19 स्थानों पर करेगा। 12 शहरों के 19 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, फिर हर पूरे देश में लागू होगा के तौर पे लागू करेगा ये। इससे क्या होगी, इससे ग्राहक सिक्के भी निकाल सकते हैं वेंडिंग मशीन से, और डायरेक्ट खाते में डेबिट के रूप में सिक्के वितरित कर सकता है। ग्राहक जो होता है यूनिफाइड यूपीआई इंटरफेस का उपयोग करके ग्राहक के खाते में डेबिट के रूप में सिक्के वितरित भी करेगा। ये सिक्कों के वितरण में सुधार हेतु योजना आरबीआई ने लागू की। और पहले सबसे ज़्यादा कहाँ लागू लगाएंगे, शॉपिंग मॉल में है, कहाँ पे, मोस्टली सार्वजनिक स्थलों पर प्रायोरिटी होगी। सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शॉपिंग मॉल में, ऐसे जगहों पर पहले स्थापित करेगा वेंडिंग मशीनें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं। ये आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक डायमंड्स इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो अभी हमारा जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है उसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी इसका जिक्र किया है, इस पे बल दिया है। किस पे, आपका ये लैब ग्रोन डायमंड्स, लैब से जो बनाए जाएंगे ग्रेफाइट द्वारा, जो प्राकृतिक मात्रा में जो पाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से लैब में निर्मित हीरे, ऐसे आप पहचान ही नहीं पाएंगे। कृत्रिम रूप से उच्च ताप और दाब पर ये बनाए जाते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, उच्च ताप व दाब पर रासायनिक क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो इनकी लैब को स्थापित करने के लिए केंद्रीय बजट में बल दिया गया है, सीतारमण जी ने इस पे बल दिया है, तो इसलिए चर्चा में है। इसका उपयोग आप कैसे होता है, ग्रेफाइट द्वारा ही बनाए जाएंगे, ग्रेफाइट द्वारा। तो जो प्राकृतिक रूप से में होता है उसी द्वारा बनाया जाएगा, कार्बन का 3D रूप प्रयोग करके। कृत्रिम रूप से लैब में निर्मित हीरे को ही ये कहा जाता है आपका, इसके HPTL, HPHT भी कहते हैं और CVD भी हीरा कहते हैं, CVD हीरा भी कहते हैं, और जो होता है HPHT हीरा भी इसको कहा जाता है। तो इसको क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसका जिक्र केंद्रीय बजट में हमारी वित्त मंत्री जी सीतारमण ने इनके लैब के विकास पे बल दिया कि इनके लैब खोली जाएंगे, उसके लिए अलग से बजट जो है दिया गया है, इसीलिए चर्चा में है। इसलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो होते क्या इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है साथियों। फोर्थ क्वेश्चन है कि 108 नम्मा क्लिनिक कहाँ लॉन्च किए गए हैं। तो नम्मा का मतलब आप जानते हैं, नम्मा मतलब हमारा क्लिनिक, नम्मा क्लिनिक का अर्थ है हमारा क्लिनिक। ये बेंगलुरु कर्नाटक में, कहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में ये लॉन्च किए गए CM द्वारा, बेंगलुरु कर्नाटक। आस पड़ोस की स्वास्थ्य चिकित्सा हो हेतु हमारा क्लिनिक लॉन्च किया गया, नम्मा क्लिनिक कहते हैं आपका कन्नड़ में।
तो ये स्वास्थ्य चिकित्सा बेंगलुरु कर्नाटक में सीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। सीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। 108 क्लिनिक लॉन्च की गई हैं और इसमें मेनली है क्या क्या रहेगा, एक एम्बुलेंस टाइप होगी, चलते फिरते क्लिनिक होगी समझ लीजिए। इसमें एक डॉक्टर होगा, एक नर्स होगी, एक टेक्नीशियन होगा, एक हेल्पर होगा, 4 लोग होंगे। 12 तरीके से स्वास्थ्य पैकेज होंगे, 12 प्रकार के स्वास्थ्य पैकेज होंगे। 12 स्वास्थ्य पैकेज समझ लीजिए होंगे, 12 स्वास्थ्य पैकेज होंगे इसमें। मतलब जनरल इलाज किया जाएगा और गांव-गांव घूम करके हर जगह खोली जाएंगी। केवल कर्नाटक में ही केवल बेंगलुरु में ही 243 खुलेंगी और कुल पूरे प्रदेश में, कर्नाटक में पूरे प्रदेश में 438 क्लिनिक खोली जाएंगी। और इसके लिए बजट कितना रखा है कर्नाटक सरकार ने, 150 करोड़ रुपए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, नमक क्लिनिक है क्या ये मालूम होना चाहिए। फिर अगला है 5th क्वेश्चन हमारा, बंगाल में पीएम पोषण योजना की ऑडिट की मांग किसने की? तो ऑडिट की मांग किसने की? शिक्षा मंत्रालय ने की। शिक्षा मंत्रालय ने, तो पहले सीधे क्वेश्चन आंसर हो गया शिक्षा मंत्रालय ने। उन्होंने कहा कि 3 साल का पिछला ऑडिट कराने की मांग की। मतलब इनको लगता है घोटाला हुआ है। कहाँ की है ये? बंगाल में ममता बनर्जी की जहाँ सरकार है। तो पीएम पोषण है क्या? पीएम पोषण क्या है? ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना है। शक्ति निर्माण मेनली क्या होती है? वह 1 से लेके 8 तक के बच्चों के पोषण हेतु ये योजना होती है। जैसे मध्याह्न भोजन दिया जाता है, जैसे एमडीएम है, जैसे एमडीएम यूपी में है जो सरकारी बच्चों के लिए, जिससे बच्चों में इंटरेस्ट उत्पन्न हो, उनके पोषण के लिए केला है, दूध है, मतलब फल है, फ्रूट्स है, प्रोटीन है, दाल चावल सोयाबीन ये सब दिया जाता है, हरी सब्जियां, तो उनके पोषण के लिए। तो उसमें इनको घोटाला लग रहा है, शिक्षा मंत्रालय को बंगाल सरकार ने घोटाला किया, इसलिए कैग द्वारा उससे उसके ऑडिट की मांग की है। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने की। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। यूपीआई भुगतान की अनुमति विदेशों में देने वाला पहला फिनटेक कौन बन गया? तो फोन पे बना है। कौन बना? फोन पे। अभी जो है कि 10 देशों को डिजिटल यूपीआई भुगतान की सुविधा देने की अनुमति मिली है सरकार द्वारा। तो 10 देशों के नाम आपको बताए थे, याद होंगे, नहीं याद हो पिछला वीडियो देख लें हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कौन बन गया? फोन पे। फोन पे ये जो है हमारा भुगतान विदेशों में भुगतान देने वाला भारत का पहला फिनटेक बन गया। फोन पे क्या है? भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी है, डिजिटल कंपनी, डिजिटल एवं वित्त सेवा देने वाली, डिजिटल एवं वित्त सेवा देने वाली, वित्त सेवा देने वाली भारतीय कंपनी है। डिजिटल और वित्त सेवा देने वाली भारतीय कंपनी है और इसलिए जो है इसको क्या हुआ, फोन पे पहला एक फिनटेक बन गया है
जो कि विदेशों में भी डिजिटल भुगतान की यूपीआई द्वारा सुविधा प्रदान करेगा। ये बंगलौर में स्थित है। कहाँ की? बंगलौर में स्थित है, बंगलौर में स्थित है। तो ये बंगलौर में स्थित है, भारतीय कंपनी, भारतीय फॉर्म है, सेवा कंपनी है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। 2015 में स्थापना हुई थी। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी बंगलौर में। इसलिए ये पहला फिनटेक बन गया है जो कि क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, विदेशों में भुगतान कराया जाएगा। मतलब आपका भारतीय रुपए डायरेक्ट सीधे विदेशों के मतलब विदेशी व्यापारी को आप भुगतान कर सकते हैं इसको। तो इसकी स्थापना समीर निगम ने 2015 में की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कहाँ के 108 तीर्थयात्री भारत और नेपाल के बौद्ध स्थलों का दर्शन करेंगे? तो ये दक्षिण कोरिया के, दक्षिण कोरिया के 108 तीर्थयात्री, 108 तीर्थयात्री ये क्या करेंगे? भारत और नेपाल के बौद्ध स्थलों का दर्शन करेंगे। ये पैदल यात्रा शुरू होगी। पैदल यात्रा आज से 9 फरवरी से 23 मार्च तक, 23 मार्च तक वाराणसी से ये यात्रा शुरू होकर के नेपाल होते हुए श्रावस्ती में समाप्त होगी, श्रावस्ती में समाप्त होगी। अब विशेषकर इसमें बात क्या है कि बुद्ध के जहाँ जहाँ के स्थल हैं वो तो दक्षिण कोरिया से 50 वर्षों का संबंध है, उसके पूरे होने पे एक उत्सव के रूप में ये मनाया जाएगा, भ्रमण होगा। ये कहाँ कहाँ जाएंगे? लुम्बिनी जाएंगे। लुम्बिनी आपका बिहार में है, सारी नेपाल में है। फिर बोध गया जाएंगे जो बिहार में है। फिर आपका कहाँ आएंगे? फिर श्रावस्ती आएंगे। श्रावस्ती तो लुम्बिनी हो गया आपका, और बोध गया हो गया, श्रावस्ती हो गया, वैशाली हो गया। ये सब होते हुए सारनाथ हो गया, कुशीनगर होते हुए जहाँ पर निर्माण हुआ था। तो इन स्थलों का भ्रमण करते हुए ये आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ कौन करेगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में किसने किया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है इसका जो करेंगे, क्या करेंगे? इसका आपका 9 फरवरी से कितने अक्टूबर तक चलेगा? 9 अक्टूबर तक ये उत्सव चलेगा। आज करेंगे 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक। ये जो है इसका डिजिटल, जैसे G20 का जो इवेंट चल रहा है उसके के लिए ये उत्सव मनाया जाएगा। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में आज अश्विनी वैष्णव द्वारा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यावसायिक शिक्षा की मान्यता है तो अलग केंद्रीय बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव कौन करेगा? तो ये नीति आयोग कर रहा है। नीति आयोग ने सजेशन दिया है कि हमारे जो 25 लाख लोग जो हैं ITI करने के लिए उत्सुक होते हैं, ITI के लिए उत्सुक होते हैं करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा, केवल कितनी सीटें भर पाती? 10 10.5 लाख सीटें हैं, 10 लाख सीटें हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा है एक एकीकृत एग्जाम कराया जाए, केंद्रीय एकीकृत परीक्षा प्रणाली के लिए सुझाव दिया है, परीक्षा प्रणाली के लिए। और एक अलग व्यावसायिक आयोग, एक अलग व्यावसायिक बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया है, जैसे CBSE है, इसी के तर्ज पे ITI का सुधार के लिए उसको जो है
क्या करने के लिए, उसमें लोगों के इंटरेस्ट पैदा करने के लिए और उसको लोगों को कौशल विकास की योजना बनाने के लिए ये इन्होंने किया है। नीति आयोग ने एक सुझाव दिया है कि इसका एक अलग बोर्ड बनाया जाए, इसका समन्वय अलग किया जाए, इसके जो कार्यक्रम है अलग स्थापित किया जाए, इसकी नीतियां अलग रहें, इसका बोर्ड अलग रहे, तो इसको अच्छी तरीके से इसका विकास किया जा सकता है। लगभग 78.4% निजी ITI इस समय है और 21.59% के सरकारी हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा ITI हैं। आपके 15,000 से अधिक ITI को प्रमोट करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, अच्छे बनाने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए इन्होंने एक सुझाव दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, कौन से लड़ाकू विमानों में, सारे दोस्तों कुछ डिस्टरबेंस है, पास में पड़ोस में कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, उसके लिए बहुत खेद है आपसे अगर डिस्टरबेंस आपको हो रहा है। कौन से लड़ाकू विमानों ने INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो नौसेना के हल्के विमानों ने, नौसेना के हल्के विमानों ने, हल्के विमान और MiG-29 ये INS विक्रांत के ऊपर लैंडिंग, सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। तो हमारे ऐसे 12 MiG जो हैं, 12 MiG-29 को इस पे तैनात करने की योजना है। 12 MiG-29 लड़ाकू विमानों को स्वदेश निर्मित हमारा जो INS विक्रांत है, जो पोत है हमारा पोतवाहक जो है, उस पर इसको क्या करने की योजना है, इनको तैनात करने की योजना है। तो सफलतापूर्वक इनको इस पे क्या कर दिया गया है, इन्होंने लैंडिंग की है। किसने? नौसेना के हल्के विमानों और MiG-29 विमानों ने इस पर लैंडिंग की है। तो साथियों ये रहे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा आपको, उसके लिए खेद है। तो साथियों डेली हमारे साथ बने रहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है, चलता है 25 मिनट से 30 मिनट तक। ये आपके एग्जाम्स का बहुत बड़ा पार्ट कवर करेगा। अगर आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसका डेली रिवीजन करते रहते हैं, तो आप जरूर कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर जाए। डेट श्योर है दोस्तों। ट्रस्ट करिए, कैलिबर अड्डा पे ट्रस्ट करिए, उसके साथ बने रहिए। अपने इसको नोट डाउन करके उसको आप रिवीजन करते रहिए डेली और अपने लक्ष्य की प्राप्त कीजिए साथियों। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद साथियों।